आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाबी ट्रिब्यून और द ट्रिब्यून की ओर से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से। एक ऐसी शख्सियत जो इंसानियत के साथ जुड़ी हुई है, एक ऐसी शख्सियत जो पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है और एक ऐसी शख्सियत जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। मेरी मुराद है आचार्य देवव्रत जी से। देवव्रत जी जो गवर्नर हैं गुजरात के और उससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमें ऐसी जगह इंटरव्यू देने के लिए पधारे हैं, समय दिया है एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद, स्वागत है कौशल जी आपका भी। आचार्य जी, आप के बारे में हमें बहुत सी बातें ऐसी सुनी, किंवदंती जैसी बातें हमें लगती हैं। आप धोती कुर्ता पहनते हैं जो आज की कल्चर में, संस्कृति में, राजनीति में तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया है जैसे अछूत होता है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जैसे लोग ऐसे वस्त्र पहनते थे। और जहाँ तक आपके आचार विचार खान पान का हमें पता चलता है, और वो उनको सुनकर हमें लाल बहादुर शास्त्री याद आ जाते हैं। पता चला है कि आप राजभवन में रहते हुए, एक राजा के महल में रहते हुए भी अपना खान पान खुद ही ले आते, कई बार ऐसा भी करते हैं। और सबसे बढ़कर जो मैं अपने दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सबसे बढ़कर रोचक बात तो ये है कि ये इतनी बड़ी शख्सियत कितनी फक्कड़ है कि टेलीविज़न देख रहे हैं घर में बैठे। एक सज्जन टेलीविज़न में उभरते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है कि फला व्यक्ति को हिमाचल का राज्यपाल बनाया जाए। तो आचार्य अपनी श्रीमती जी से बोलते हैं कि देखना सुनो, बिल्कुल हम नाम व्यक्ति गवर्नर बनने जा रहा है। तो जब थोड़ी देर के बाद बधाई के टेलीफोन शुरू होते हैं तब पता चलता है इनको कि ये तो गवर्नर मैं ही बनने जा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि आज की राजनीति में ऐसी नैतिकता वाले लोग भी हैं और बनाने वाले प्रधानमंत्री भी ऐसे लोग हैं जो हीरे का चुनाव करना जानते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ सर, आपने गुजरात का प्रस्थान करना है बाय एयर। मैं कल जो कार्यक्रम हुआ कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार में अपने दर्शकों को फिर बाद में बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा उसको संक्षिप्त परिचय दीजिए कि क्या कार्यक्रम कल हुआ। कौशल साहब, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के किसानों की बहुत चिंता करते हैं और उनकी बहुत ऐसी कल्याणकारी किसानों के लिए योजनाएं हैं कि जिनके माध्यम से वो किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, उसको खुशहाल और उन्नत देखना चाहते हैं जी। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी वो लेके आए जी। इसी के साथ उन्होंने ये भी भारत के लगभग 8 करोड़ किसानों को संबोधित करते हुए 15 जुलाई 2021 को आनंद गुजरात से घोषणा की कि हम भारत के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय ग्लोबल वार्मिंग की है। पानी पीने लायक रहा नहीं, हवा दूषित हो गई है, धरती जो है वो जहरीली बन चुकी है, उसके जो उत्पाद हैं लोग खाते हैं, उनको कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी असाध्य रोगों से वो ग्रसित हो गई। और इस रासायनिक कृषि से लागत किसान की बढ़ गई, आय कम हो गई, तो किसान कर्जे में डूबते हैं। इन सब का समाधान यदि कहीं एक विकल्प दिखता तो वो प्राकृतिक खेती है। और इस अभियान को हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहते हुए मैंने स्वेच्छा से शुरू किया। और उसके पीछे कारण था कि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा।
राइट सर। वहाँ देश के 15 स्टेट के 1500 बच्चे हैं, 16-17 स्टेट के, जी और वो सब आवासीय रहते हैं। जी उनके भोजन की व्यवस्था के लिए हमारे पास 200 एकड़ भूमि का एक फार्म है, राइट सर। जिसमें मैं रासायनिक ही खेती कराता था जैसे आम लोग करते जी हैं। जी तो एक दिन एक घटना मेरे जीवन में हुई कि एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था, राइट सर। और कीटनाशक का छिड़काव करते करते वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। ओके। हम हॉस्पिटल में ले गए, 2-3 दिन में ठीक तो वो हो गया। जी लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इस कर्मचारी ने कीटनाशक न पिया था न खाया था, जी केवल उसकी गंध मात्र से बेचारा बेहोश हो गया। तो ये कितना जहर है जिनको मैं फलों में, सब्जियों में, अन्न में डलवाता हूँ, राइट। और ये आहार इन मासूम बच्चों को खिलाता हूँ। ये तो अपराध है, ये तो पाप है, जी ये नहीं करना चाहिए। जी ये सोच करके मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र के लोगों से मिला। जी उन्होंने मेरे को इसके विकल्प के रूप में जैविक खेती बताई, जी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो पद्धति उन्होंने बताई, मैंने पिट बनाए, उसमें गोबर डाला, काष्ठ आदि पदार्थ डाले, एक केचुआ अर्थवर्म विदेश से आयात किया जाता है वो जी उसमें डाला, जी और जब वो तैयार हो गया 1.5-2 महीने में खाद छान करके मैंने खेत में डाला। जी जो जो तरीके बताते गए वो मैं करता गया। जी लेकिन ये मैंने खेती 5 एकड़ में शुरू की। ओके सर। तो 1 साल मैंने जब किया तो पहले वर्ष मेरे को कुछ नहीं बचा, जी कीट पतंग खा गए। ओके। मैंने फिर दूसरे साल भी हिम्मत नहीं छोड़ी, तो लगभग मेरे को 50% बचा, जी और तीसरे साल 81% बचा। जी लेकिन मेरे मन में एक विचार आया हाँ हाँ कि मेरे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जगह है। जी हाँ जिस किसान के पास कुल 1.5-2-3 एकड़ जमीन है, जी यदि वो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेगा, जी इस जैविक खेती को करेगा, हाँ हाँ तो उसका तो बेचारे का गुजारा कैसे होगा। पहले 3 साल तो इसमें घाटा हो गया। ये महंगी है मतलब। महंगी क्या, उसमें खरपतवार बहुत पैदा होता है, फिर उसको निकालने के लिए लेबर लगती है, केचुआ का उलटना पलटना होता है, जी जी और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद डालनी पड़ती है। जी इतना पशुधन पालेंगे तो घर के बच्चे कैसे पलेंगे। जी तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले 40 साल से देश में कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मॉडल तैयार नहीं हुए, जी लोकप्रिय नहीं हुई, जी और वो आज जन आंदोलन नहीं बन पाई। जी तो मैं ये देख रहा था इससे मेरा उत्पादन घटेगा, लागत कम होगी नहीं, ये मेरे काम की नहीं है। मैं यहाँ पे जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता था कि हालांकि ऑर्गेनिक खेती की बड़ा प्रचार हुआ, और ये दूसरे एक देश में पहले शुरू हुआ था ना। हाँ, अभी श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका ने किया था, उससे पहले किसी और कंट्री ने भी किया। हाँ, ये सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम में सबसे पहला हाँ, प्रयास हाँ, हाँ। हुआ था। तो इस प्रयास के बावजूद इतना लोकप्रियता इसकी लगा कि बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन आचार्य जी ने जो इसका दूसरा एक विकल्प निकाला है, वो विकल्प बड़ा शानदार है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज आप कहीं गली मोहल्ले में जाइए, एक रोटी गाय को डालिए, कुत्ते को डालिए, कुत्ता रोटी नहीं खाता। कुत्ते को पता चलता है, कुत्ता इंसान से ज़्यादा समझदार है, उसको उसमें पता है कि इसमें कितनी मात्रा में रासायनिक है, इसमें कितना जहर है। तो यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम लोग क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। आचार्य जी ने न केवल खेती के बारे में, पर्यावरण, जलवायु, जल के बारे में भी अभियान चलाए हैं। मैं अब आचार्य जी से जानना चाहूँगा, आचार्य जी, कि जो आपने नई प्राकृतिक खेती की है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है हमें। जी जी। कि आप गाय के दूध से सिंचाई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, जरा प्लीज विस्तार से। नहीं, वो मैं जानकारी देता हूँ। अब इसमें कौशल साहब क्या है कि जो जैविक खेती है
उसमें तो गोबर की खाद, ये जो केचुआ पालते हैं बाहर का आयात किया जाता है, और वो केचुआ मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। 28 डिग्री से ऊपर वो जिंदा नहीं रहता। लागत उसमें कम होती नहीं जी। लेकिन मैं जिस प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ वो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल भिन्न है जी। उसका नाम है प्राकृतिक कृषि। ओके। प्राकृतिक कृषि में हम क्या करते हैं जी। दो तरह के हम कल्चर तैयार करते हैं। एक का नाम है जीवामृत, दूसरे का नाम है घन जीवामृत। और इसके बनाने की विधि क्या है कि देसी जो गाय भारतीय नस्ल की हैं, जी जी, पूरे देश में फैली हुई जी है। जी, हमारे देश में 18-20 नस्लें अब भी मिलती हैं, अलग अलग, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, लाल सिंधी इत्यादि। जी जी। तो मैंने साइंटिस्ट की एक टीम बुलाई और उस साइंटिस्ट की टीम ने, उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर बलजीत सारन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, माइक्रोबायोलॉजी के। जी। उन्होंने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में भी साइंटिस्ट के साथ काम किया है। ओके। तो उनको मैंने बताया कि भाई आप इस पर रिसर्च करो, गाय के गोबर गोमूत्र पे। तो उनकी रिपोर्ट में आया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु हैं। और गोमूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है। तो हम क्या करते हैं, 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं, लगभग 180 लीटर पानी से भरते हैं, छाया में उसको रखते हैं। अच्छा। एक गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है जी। वो उस ड्रम में मिला देते हैं। और 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। ओके। पेड़ के नीचे की क्यों, खेत की क्यों नहीं, क्योंकि खेत में जीवाणु रसायन ने मार दिए और पेड़ के नीचे रसायन नहीं पड़ा तो वो जिंदा है। ओके। तो अब लकड़ी के डंडे से इनको घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, 4 दिन घोलना है। ओके। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है। जी। अब दुनिया में ऐसे कोई तरीका नहीं 4 दिन में 1 एकड़ का खाद तैयार हो जाए। जी। अब एक गाय के 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार, 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ का खाद तैयार। तो हम एक गाय से 18, 20, 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं इस पद्धति से। और इसमें विज्ञान क्या है ये समझने की बात है किसान भाइयों के लिए। मैं इस बीच में आपकी थोड़ी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ। मैं आचार्य जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये गोमूत्र का या गाय का जैसे मैंने जिक्र किया था, ये जो नई पद्धति आपने बनाई है, नई प्रणाली जो है, क्या इसको आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, क्या उनकी ओर से इसको पूरी तरह से मान्यता हो गई है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो रिसर्च बता रहा हूँ वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही ये रिसर्च की है। और वो डॉक्टर बलजीत सारन हैं, डॉक्टर हरिओम जी हैं, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल हैं। कई बार होता क्या है आचार्य जी, क्षमा करना, कई बार होता यह है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या अफसरशाही आजकल की है ना, वो जो नेता लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा घबरा कर या उनको उनकी तमीज़दारी करते हुए भी हाँ यस मैन होते हैं, तो वो कह देते हैं ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए ये क्वेश्चन किया कि ये टेक्निकली वो कह रहा है, उन्होंने सारी जो सहारन जी ने ये चीजें, हाँ बिल्कुल टेक्निकली तो मैं बता रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको। ओके। जब 1 ग्राम गोबर में उन्होंने 300 करोड़ जीवाणु पाए हैं, तो ये आंकड़े तो है साइंस के। और जो गाय दूध नहीं देती, जो लोगों ने सड़कों पे छोड़ दी है, उसके 1 ग्राम गोबर में जीवाणु 500 करोड़ तक हो जाते हैं, क्योंकि वो दूध नहीं देती तो उसकी एनर्जी वो जीवाणु बनाने में काम आती है। तो हम क्या करते हैं, जब ये घोल तैयार करते हैं जीवामृत का, तो इसमें समझने की बात ये है, जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु है तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, 30 लाख हजार करोड़। और उन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन मिल गया, प्रोटीन, तो बलवान होंगे। गुड़ मिल गया तो उनके वो मल्टीप्लाई होंगे। और जो मिट्टी मिली उसके जीवाणुओं से मिल करके वो बढ़ेंगे।
तो ये हर 20 मिनट में डबल होंगे, जी हर 20 मिनट में। तो ये असंख्य जीवाणु होंगे। और जब किसान खेत में पानी देगा, उसके साथ स्प्रिंकल के साथ, ड्रिप के साथ खेत में छोड़ेगा, तो खेत के जीवाणुओं में मिलकर के ये जा का काम करते हैं, ओके जामुन का काम करते हैं। जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो पूरा दही में बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये जीवाणु धरती के जीवाणुओं से मिलके मल्टीप्लाई हो हजारों सैकड़ों तरह के जीवाणुओं को जन्म देते हैं। जन्म और यही वो जीवाणु हैं जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। आचार्य जी फिर ये एक तरह से ये वही हो गया ना जो पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि जैसे सिक्कम वाली पद्धति थी। नहीं, ये वो नहीं है। जीवाणु नो नो नो, है, इसमें भी जीवाणु है। आप समझिए कि मैं दर्शकों के लिए ये मैं यही बता रहा हूँ, क्लियर उस पद्धति में आप मेरे को अपनी बात को खुल के बोलने दो। यदि आपने वो समझना है उनमें गलती कहाँ हुई, तो आपको मैं एक बहुत स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। जी सर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की। जी सर। उसमें लिखा कि जैविक खेती क्या है। जी भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें महत्वपूर्ण योगदान करती, गेहूं और चावल। जी उनकी भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। जी और जब जैविक खेती से आप नाइट्रोजन पूरा करते हैं तो इसको समझिए 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है ओनली। इस जैविक पद्धति से 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ के चाहिए, तब 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। ठीक है। अब आप सोचिए 300 क्विंटल गोबर की खाद कितने पशुओं से होगी? उसको 20 पशु चाहिए, एकड़ 1, पशु 20, किसान का परिवार किसको पालेगा वो? तो ये फेल है मामला। ये है जैविक खेती जिसका प्रचार आजकल हम कर रहे हैं। नंबर 2, इतना गोबर की खाद आप खेत में डाल भी दो, पहले तो इतने बड़े भूखंड के लिए पशुधन बचा नहीं, और इतनी गोबर की खाद डालोगे उससे खरपतवार बहुत पैदा होगा, उसमें गैसेज पैदा होंगी, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी, पर्यावरण को बिगाड़ेंगी, और इसमें लागत घटने का मतलब ही नहीं होगा। तो ये सब चीज देख करके विदित होता है कि इस पद्धति से भारत के खाद्यान्न भंडार की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन प्राकृतिक पद्धति जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, जिस जीवामृत की मैंने बात की है, उस तकनीक से जीवाणु का भंडार बढ़ता है। उसमें गुड़ बेसन जो पड़ते हैं वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बलवान बनाते हैं। और यही जीवाणु हैं जो आकाश में, हवा में जो 78% नाइट्रोजन है उसको ये खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बना के उसकी जड़ को देते हैं। ये जीवाणु बढ़ेंगे उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जीवाणु नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा। रासायनिक खेती इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है, प्राकृतिक खेती इनको बढ़ाने का काम करती है। नंबर 2, अपन नंबर 2 पे बाद में आ जाएंगे। एक सेकंड मैं ये दिखाना चाहता हूँ, महामहिम आचार्य देवव्रत जी ने जो गुरुकुल, जो आर्य समाज के कुरुक्षेत्र की इनकी कर्म भूमि रही है, वहां पे जो तैयार किया है, हम चलिए जरा देखते हैं एक झलक कि कैसे इनकी वाटिकाएं, कैसे वो खेती तैयार हो रही है। ये झलक देखिए। उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। महामहिम आचार्य देवव्रत जी से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि
कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में तो इन्होंने बगिया अपनी जो है वो हरी भरी की प्रकृति के साथ, लेकिन बाद में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश बनने पर वहाँ की वादियों को भी इन्होंने प्रकृति के खेती से हरा भरा कर दिया और खेत जो सेवों के खेती थी उसके साथ उसकी दोस्ती बना दी। इसके साथ ही एक रोचक पहलू मैं और बताना चाहूँगा। आचार्य जी भले ही राज्यपाल है, जो कि कहा जाता है कि राजनीतिक लोग जो है वही नियुक्त करते हैं, परंतु आचार्य जी का व्यवहार, आचार्य जी की कार्यकुशलता ऐसी है कि यह 36 के आंकड़े वालों को भी 63 का आंकड़ा बनाना जानते हैं। इन्होंने धूमल और जो स्वर्गवासी जो वीरभद्र जी, उनको भी एक मंच पर बिठा दिया और उसका वो मौका भी बड़ा रोचक था। राजभवन में एक बार बनी हुई थी, शिष्यदान बार। इन्हें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आचार्य जी शराब के पक्ष में तो हो ही नहीं सकते, इन्होंने वहाँ पे उस बार को यज्ञशाला में बदल दिया और उसमें पूर्णाहुति किसने डाली? वीरभद्र ने और धूमल ने। इसी के साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। किसान का खेती में सबसे बड़ा मित्र है अर्थवर्म केचुआ, जो भारतीय केचुआ। इस रासायनिक खेती ने केचुआ, अर्थवर्म और जीवाणु सूक्ष्म वो मार दिए, पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त कर दी। और वो जीवाणु जब मर जाएंगे, ये जो अर्थवर्म मर जाएगा केचुआ, तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा। सही बात है। और यदि ये बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती का स्वास्थ्य बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। जी सर। तो हमारा ये जो जीवामृत है जिसकी चर्चा मैंने की, जी सर, जब हम इसको खेत में डालेंगे तो जो केचुआ धरती में समाधि लिए हुए यूरिया डीएपी से डरता बैठा है, वो इसकी गंध पाकर एकदम ऊपर आके काम करना शुरू कर देता है। और वो केचुआ काम कैसे करता है? वो धरती में यूं 10-12 फीट छेद बना के जाता है और दूसरे से आता है, इससे जाता है और दूसरे से आता है। अब वो केचुए को जब उसका भोजन मिल गया तो वो परिवार को बढ़ाएगा। और धरती में जितने छेद वो बनाता वो जल्दी बंद नहीं होते, वर्मी वो उससे लीप करके जाता है। तो 10-12 फीट तक ऑक्सीजन जमीन को मिलेगी तो वो उपजाऊ बनेगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरा, धरती में जो खनिज हैं उनको खाता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो नुकसान देने वाले उनको भी वो खाता है। और उस मिट्टी को, खनिज पूर्ण को खा के पौधे की जड़ को देता, जो सामान्य भूमि से 5 गुना ज्यादा उसमें नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा उसमें फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा उसमें पोटास है। ऐसे 10-12 तत्व हैं जो पौधे की खुराक बनाते हैं। तो ये अर्थवर्म केचुआ इस काम को खेत में करता है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, खेत से केचुआ पकड़ो, इस टेबल पे रखो, मेज पे, और इस पे यूरिया डाल दोगे तो मर जाएगा, पानी बन जाएगा, और उसके ऊपर गोबर डालेंगे तो परिवार बढ़ाएगा। क्या बात है, सीधा फार्मूला है। बहुत बढ़िया। तो जितने ये जीवाणु हैं और ये जो अर्थवर्म है, ये प्राकृतिक खेती से बढ़ेंगे, और जितना ये बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जिसका 0.3-0.45 से नीचे था, आज 3 साल में वो 1 से भी ज्यादा हो गया। और भारत की जब ये हरित क्रांति आई, पंतनगर यूनिवर्सिटी से ये शुरू हुआ था, उस समय वहां की भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था, आज उसका घट के 0.6% है। आंकड़े हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि रासायनिक खेती ने सारी देश की धरती को बंजर बना दिया है। दूसरा, धरती की परत जो है कठोर बना दी। अब बारिश होती वो धरती पानी नहीं पीती, उल्टा बारिश पड़ती उपजाऊ जमीन को बहा करके नदी नालों में ले जाके बाढ़ ले आती है, और जब अकाल पड़ता है तो धरती सूख जाती है। लेकिन ये जो अर्थवर्म है ना, इतने छेद धरती में बना देता है। मेरे 1 एकड़ में 4-5 लाख केचुआ काम करते हैं प्राकृतिक खेती के कारण। लाखों उन्होंने छेद बना दिए हैं। अब जब बारिश होती है
तो सारा पानी इन छिद्रों से धरती के पेट में जाता है, ओके तो इसे बाढ़ नहीं आएगी। जी और जब अकाल पड़ेगा, गर्मी होगी, लू चलेगी, धरती में तपन होगी, तो नीचे वाष्प बनता है क्योंकि नमी है। वो वाष्प उन्हीं छिद्रों से ऊपर आकर पौधे की जड़ को सींचता है, जी सर तो अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। ओके सर ये नियम जंगल में आप कभी देखिए, अच्छा जी जंगल के पेड़ को कौन यूरिया देता है, कौन डीएपी देता अपने है, आप होता है कौन कीटनाशक देता है, कौन पानी देता है। हाँ, हर पौधा अपने आप फल से लदता है। और स्वावलंबी है एक पत्ते को आप लैब में ले जाओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जी जो नियम जंगल में काम करता वही खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। जी और यही खेती है जो किसान को बिना लागत के आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूर्ण करने में सहयोगी बनेगी। आचार्य देवव्रत जी ने हमें प्राकृतिक चिकित्सा और दूसरी जो पद्धतियां हैं उसका हमें विवेचन करके उसका आपस में एक दूसरे से तुलना करके बताया कि किस तरह से जो है प्राकृतिक खेती जो है लाभ है। हरियाणा में इसको लागू करने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने कल ही यानी कि मंगलवार को कुरुक्षेत्र में एक समारोह किया, जिसमें आचार्य जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री और बहुत से मंत्री लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पे सेमिनार हुए, वहाँ पे गोष्ठियाँ हुई और इस पर चर्चा की। किसानों को ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए बजट में भी जो है कई हजार करोड़ का जो है वो प्रावधान इस खेती के लिए भी रखा गया है। देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए जो प्रदेश अभी तक चिन्हित हुए हैं, शायद उनमें ये तीसरा प्रदेश है। इसी की ओर समाप्ति की ओर चलते हुए हम आचार्य जी से बोलेंगे कि वो अपने अंतिम संदेश देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या देना चाहिए। जी कौशल साहब, कल हरियाणा प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने और उनका पूरा मंत्रिमंडल के अन्य लोग, विधायक लोग, सांसद और कृषि विभाग के सभी अधिकारियों ने बहुत रुचि लेकर के प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को प्राकृतिक खेती हरियाणा में भी बढ़े, उन्होंने पूर्ण मनोयोग से इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। और मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती का एक बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया और इस बजट में 36 करोड़ रुपया पहली राशि भी उपलब्ध कराई। और अब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक ट्रेनिंग सेंटर बना चुके हैं, जिसमें लगातार हरियाणा प्रदेश के किसानों की ट्रेनिंग चलेगी प्राकृतिक खेती की। और पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रम, सम्मेलन, आयोजन, ट्रेनिंग कैंप ये चलेंगे। ये तीसरा राज्य है ना शायद? ये तीसरा प्रदेश है जो प्राकृतिक खेती के मिशन को सरकारों ने जहां लॉन्च किया है, अडॉप्ट किया है। उसमें पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा। जहां जहां चरण पड़े चलते और आपकी जानकारी के लिए अभी इस 15 तारीख के बाद शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में भी 4 फोन आ चुके हैं कि आप आइए और यहाँ भी शुरू कराइए। तो अब हम इसी महीने मध्य प्रदेश में भी इसको प्रारंभ करेंगे। अंत में आचार्य जी, किसानों ने पीछे आंदोलन किए, उनके लिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कोई राजनीतिक बात करें आप, किसानों को क्या खेती कैसी करनी चाहिए, या ये जैसे खेती आपने बताई है उसका कितना सस्ती है और कितनी उसका फायदेमंद है, जी चंद शब्दों में आप कौशल साहब। हाँ बिल्कुल, मैं हरियाणा क्या पूरे भारतवर्ष के किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती करने से सबसे पहले तो प्रकृति का संवर्धन होगा, पर्यावरण जो है वो साफ सुथरा बनेगा। दूसरा, हमारी धरती जो जहरीली होगी इससे वो मुक्त होगी, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, किसान की लागत कम हो जाएगी और उसका उत्पादन कम नहीं होगा। इसका परिणाम किसान खुशहाल होगा, उन्नत होगा, समृद्ध होगा। पानी जो दूषित हो गया वो शुद्ध रहेगा, बचेगा। भूमिगत जो वाटर लेवल डाउन है वो भी इससे उन्नति की ओर आएगा।
तो इस खेती से अनेक लाभ होंगे जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। और इसकी ट्रेनिंग चाहेंगे तो हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं, उसमें आकर ये ट्रेनिंग ली जा सकती है। आचार्य जी, आपको हमने आपकी बड़ी भारी व्यस्तता में, आप कुरुक्षेत्र के रास्ते, सड़क के रास्ते आए हैं, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हम बैठे हैं, तो आपको हमने इसके लिए बाध्य किया लगता है, क्योंकि आपने बाद में हमें मिलना था। कल ही कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ, इसलिए हम चाहते थे इस संदर्भ में तुरंत बातचीत होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई किसी तरह की हमारी वजह से कोई कठिनाई है, नहीं, कोई कठिनाई नहीं, मुझे आनंद मिला। जो आपने हमें समय दिया है उसके लिए दैनिक ट्रिब्यून, इंग्लिश ट्रिब्यून और पंजाबी ट्रिब्यून की ओर से, द ट्रिब्यून ट्रस्ट की ओर से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे आचार्य देवव्रत, जो एक क्रांति चला रहे हैं, खेती, पर्यावरण, जलवायु, जल, पेयजल, ऐसी क्रांति जो खेती बाड़ी की उपजाने के और पानी को साफ करने के नए प्रयोग वैज्ञानिकों के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने इनकी उस जो उनकी क्रांतिकारी जो योजनाएं हैं उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।